कल हमने क्या डिस्कशन की थी, उसमें कुछ ऐड करना चाहेंगे या कुछ पूछना चाहेंगे? कल हमने पाकिस्तान, ईरान और यूएस इसराइल जंग को डिस्कस किया था, कि सुना था आपने कि करंटली ये चल रही है, ताकि आपको जब खबरें सुने तो आपको एक पढ़ा लिखा पॉइंट ऑफ व्यू पता हो। जी दिलदार, कुछ पूछना आपने? नहीं कुछ पूछना आपने? कोई ऐड भी नहीं चीज करनी, कोई नई खबर सुनी हो जो आप ऐड करना चाहें? जी जी बताएं। गो गेट देयर ओन ऑयल। तो क्या इससे समझ आई, ये क्या बात हुई? इससे क्या फर्क पड़ सकता है? हमने थोड़ा सा इधर एनालिसिस सीखना होता है ना, कि कोई एक बात हुई है तो उसके प्रोज क्या हो सकते हैं, उसके कॉन्स क्या हो सकते हैं, इसी को एनालिसिस कहते हैं। तो बताएं क्या इससे फर्क पड़ सकता है? ठीक है। नहीं वो विद्रॉ नहीं कर रहे, क्या सिंपली ये कहना है कि जी निदा बिल्कुल, हम इस पे आते हैं, हम इसको डिस्कस करते हैं। उसने डोनाल्ड ट्रम्प ने ये कहा है कि जंग के जो हमारे मकासद थे, उन मकासद के अंदर ये था कि हमने उसकी रिजीम चेंज करनी है, हमने उसकी न्यूक्लियर मिसाइल्स और ये सारी पावर्स खत्म करनी है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज तो हमारे पॉइंट्स में था ही नहीं, ये तो उसने बंद किया। तो हम दुनिया वालों के लिए उसको खुलवाने की कोशिशों में थे कि उसको खोल दो, बाकी लड़ाई जैसे तैसे चलती रहेगी। तो अब वो ये कह रहा है कि ये हमारा मसला नहीं है, हम जंग को ऐसे भी कंटिन्यू रख सकते हैं। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज बंद है तो क्या हुआ, हमें क्या फर्क पड़ रहा है? यूरोप को फर्क पड़ रहा है, चाइना को फर्क पड़ रहा है, इंडिया पाकिस्तान इनको फर्क पड़ रहा है, हम क्या करें? और यूरोप के लिए वो जानबूझकर उनको टॉन्ट कर रहा है कि तुम लोगों को फर्क पड़ रहा है ना, तो तुम लोगों के लिए दो ऑप्शन है, या हमसे तेल खरीद लो या गो गेट योर ओन ऑयल। ठीक है। तो इससे ये फर्क पड़ेगा कि यूएस और यूरोप की अलायंस वीक हो रही है। और वो वीक कैसे हो रही है कि उनकी अवाम के अंदर ये गुस्सा है, और वो कह रहे हैं कि जंग हमने थोड़ी ना शुरू की थी। अब जो आप हम पे गुस्सा निकाल रहे हो कि जंग आपने शुरू की, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज तुम्हारी वजह से बंद हुई, और उसके बाद जाके कह रहे हो कि आओ मेरे साथ इसको खुलवाओ, और अगर नहीं खुल पा रही तुमसे तो तुम कह रहे हो कि जाओ खुद ही खोल लो। हमने तो नहीं शुरू की, हमने तो इस मसले को क्रिएट नहीं किया, मैस तुमने क्रिएट किया। तो इसलिए उनकी आवाम के अंदर भी गुस्सा आ रहा है, जो अल्टीमेटली उनके पॉलिटिशियंस में भी झलक सकता है, क्योंकि वो एक डेमोक्रेटिक मुल्क है जहां पर आवाम की मर्जी सुनी जाएगी। जी जी। सिर्फ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज नहीं बंद हुई, क्योंकि यूएस की जो मिलिट्री बेसिस या आर्मी के अड्डे जिनको कहा जाता है, वो इन अरब मुल्कों में थे। और वहीं से इंटेलिजेंस शेयरिंग, यानी कि जीपीएस सिस्टम को देखना देखना कि ईरान के किस शहर में हमने अटैक करना, वो सारा कुछ वहीं से कैलकुलेट किया जाता है, और फिर उनपे ईरान के ऊपर अटैक होते हैं। तो ईरान बदले में उन्हीं बेसिस के ऊपर अटैक करता था। अब उन बेसिस के ऊपर अटैक करने से क्या हो रहा है, उन मुल्कों की रेपुटेशन खराब हो रही है। दुबई को इतनी हाइप दी गई कि दुबई दुनिया का नंबर 1 बिजनेस साइट बन गया, वहां पर टैक्स नहीं देना पड़ता, आप जाएं वहां पर अपना बिजनेस खोलें, आप टैक्स नहीं दोगे, आप बड़ी मौजों में अपना बिजनेस करोगे। उसको नंबर 1 टूरिज्म हब बना दिया गया कि इतना खूबसूरत, यहाँ पर बुर्ज खलीफा है, यहाँ पर देखें, पूरी दुनिया के इन्फ्लुएंसर्स को वहां बुलाया गया, और वो अच्छी खासी मार्केटिंग करके बुलाते थे कि आप आओ, और उनको बदले में पैसे देते थे, उनको बदले में सिटीजनशिप देते थे, कहते थे आप यहीं पे रहो। कोई इंडिया का नाम ले, इंडिया के बॉलीवुड फिल्मों का बड़ा नाम ले, आपको पता चलेगा वो दुबई में रहता है। कोई अमेरिका के बड़े बड़े नाम ले, वो दुबई में रहते हैं। अमेरिकन इतने ज्यादा लोग जो सोशल मीडिया पे या यूट्यूब पे वीडियोस बनाते हैं, वो दुबई में रहते हैं। तो यहाँ से ये था कि दुबई एक नंबर 1 हब बन रहा था टूरिज्म का और बिजनेस साइट्स का, कि यहाँ नए नए बिजनेस शुरू हो रहे थे। अब जब ये अटैक्स हो रहे हैं, ईरान कर रहा है इन्हीं मुल्कों के ऊपर, उससे क्या हुआ कि वो जो दुबई की रेटिंग थी ना, वो एकदम से नीचे गिर गई। वही अमेरिकन लोग भाग भाग कर वहां से निकले कि हम यहाँ पर सेफ नहीं है। तो जब वो भी सेफ नहीं है और उनका पैसा भी सेफ नहीं है जो वो उन्होंने लाकर यहाँ पर इन्वेस्ट किया था, तो अब वो दुबई के ऊपर दोबारा ट्रस्ट नहीं करेंगे, और वो जो दुबई ने इतने साल लगाकर अपनी मेहनत से कमाया था नाम, वो नाम डूब गया। तो यहाँ पर गल्फ कंट्रीज बहुत गुस्सा है, और इनके गुस्से का इजहार यहाँ से भी होता है कि दुबई का एक बहुत बड़ा समझ लें प्राइवेट कंपनीज का मालिक बंदा था, उसका नाम है हबतूर।
ये उसके नाम में एंड पे आता है, मुझे उसका एग्जैक्ट नाम भूल गया, आसिम हबतूर है या कुछ इस तरह से नाम था। तो उसने ये कहा कि वो जो था ना वो बड़ा एक्टिव था, उसने ही अब्राहम अकॉर्ड्स कराए थे। अब अब्राहम अकॉर्ड्स क्या थे कि इसराइल की यूएई के साथ दोस्ती कराई थी उसने, और यूएई की इसराइल के साथ दोस्ती है। तो वो बड़ा था कि हमें इसराइल के साथ अच्छे ताल्लुकात रखने चाहिए, हमें यूएस के साथ अच्छे ताल्लुकात रखने चाहिए। तो इस जंग में वो कहता है कि ये तो जंग यूएस ने शुरू किया और अब चाह रहा है कि हम भी इसके अंदर हिस्सा डालें ताकि ये यहाँ से निकल जाए और बाद में नुकसान हम ही झीलते रहें। और फिर कतर का एक फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर जो था, उसका नाम था शेख अल जासिम, वो भी यही बातें कर रहा है। कहता है कि अगर हम इस जंग में कूदे तो क्या होगा कि अमेरिका खुद निकल जाएगा और हमें और ईरान को लड़ता हुआ छोड़ देगा और हमें वेपन बेचना शुरू कर देगा, जो कि उसकी हमेशा से एक हिस्ट्री रही है। तो अब उन गल्फ कंट्रीज को भी ये चीज समझ आ रही है कि हमारे लिए ये अमेरिका के ऊपर डिपेंड करना अपनी सिक्योरिटी के लिए फायदेमंद नहीं। हम ऑनलाइन में कुछ क्वेश्चन देख लें, फिर आपके बाकी देखते हैं। अच्छा, ओके कायनात, वेरी गुड क्वेश्चन। जी सब बात बिल्कुल ठीक कह रही है कि गल्फ कंट्रीज और आसियान कंट्रीज की इकोनॉमी के ऊपर इम्पैक्ट होगा। अब हम पहले कायनात के क्वेश्चन को आंसर करते हैं और फिर निदा के सवाल की तरफ आते हैं। नहीं, पहले निदा की बात कर लेते हैं। निदा ने ये कहा कि जी नई खबर यह है कि इसराइल ने डिसाइड किया कि वो पैलेस्टीनियन प्रिजनर्स को असैसिनेट कर देंगे। इसका मतलब यह है कि ये इसराइल है, और यहाँ जो इलाका है उसको कहते हैं वेस्ट बैंक, और यहाँ जो है उसको कहते हैं गाजा। तो वेस्ट बैंक और गाजा के अंदर असल यहाँ पर है उनका कैपिटल सिटी टेल अवीव, इसराइल का, ठीक है। अब जो लोग गजा या वेस्ट बैंक में, ज्यादातर वेस्ट बैंक के अंदर एक्टिव थे, वो कहते थे कि भाई हमें हमारे हकूक दो, इसराइल स्टेट तो है लेकिन पैलेस्टीनियन स्टेट कहाँ है, क्योंकि पैलेस्टीनियन हम कहते हैं फलस्तीन है लेकिन असल में फलस्तीन नहीं है, उसका नक्शा भी सही तरह से नहीं है, उसकी अपनी कोई प्रॉपर गवर्नमेंट नहीं है और उनकी कोई सॉवरेनिटी नहीं है। ये लफ्ज सॉवरेनिटी याद रखिएगा, हम लेटर ऑन इसको डिस्कस भी करेंगे ये क्या है। तो यहाँ के लोग मांगते रहते हैं अपने हकूक के, हमें हमारे हक दो। तो जो लोग इनको लगता है टेल अवीव, यानी कि हम जब भी किसी मुल्क की बात करते हैं ना तो हम उसके कैपिटल सिटी का नाम लेते हैं, हम कहते हैं ना पाकिस्तान की ये बात है, उसकी बजाय हम कहते हैं इस्लामाबाद की ये बात, ढाका की ये बात, न्यू दिल्ली की ये बात, वाशिंगटन की ये बात। तो मैं यहाँ यही लफ्ज यूज कर रही हूँ कि टेल अवीव को जो लगता है जो बंदे उनके लिए खतरा बन रहे हैं ना, वो उनको उठाकर जेलों में डाल देते हैं। और अब उन्होंने एक बिल पास किया कि जितने हमारे पास प्रिजनर्स हैं हम उन सबको डेथ पेनाल्टी दे देंगे, मतलब मार देंगे उनको, फांसी देकर सजा देंगे, खुलेआम फांसी देंगे ताकि लोगों के अंदर डर पैदा हो, आइंदा के बाद वो इस तरह का क्वेश्चन भी ना कर सकें। और इसका कन्विक्शन रेट है 99.7%। कन्विक्शन रेट कहते हैं कि अगर जितने बंदे पकड़े गए हैं उनको एक्चुअल सजा कितनी मिली है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम कहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर वुमेन के खिलाफ बड़ी वायलेंस होती है ना, कहीं उनको कत्ल कर दिया जाता है, कहीं तेजाब फेंका जाता है, कहीं रेप केसेस होते हैं, तो उस पे हम कहते हैं कि जितने बंदे पकड़े जाते हैं ना उनमें से एक्चुअल जितनों को सजा होती है उसको कहते हैं कन्विक्शन रेट। फॉर एग्जाम्पल अगर 100 बंदा वुमेन जेंडर बेस्ड वायलेंस में पकड़ा जाता है और उनमें से तकरीबन 40 को सजा होती है, तो हम कहते हैं कि इसका कन्विक्शन रेट है 40%, ठीक है। यहाँ पर जो फलस्तीनी अगर अपने हक के लिए बोल रहे हैं और उनको इसराइली फोर्स उठाकर ले जाए, इसराइली फोर्स का नाम बहुत ज्यादा खबरों में अगर वो है आईडीएफ, इसराइली डिफेंस फोर्स, अगर वो उठाकर ले जाए तो 100 बंदों में से 100 के 100 को ही वो मार देते हैं। इसको कहते हैं कन्विक्शन रेट, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर एक और चीज है, वो इसी के साथ ही समझने, सेटलर्स वाली बात। अच्छा, हमने आज शुरू कुछ और करना था, अब हम इसके ऊपर शुरू हो गए, चले आपको थोड़ा सा मिडिल ईस्ट का समझ आ जाएगा। सेटलर्स की बात यह है कि ये हिस्सा यूनाइटेड नेशन कहता है कि ये वेस्ट बैंक है और ये गाजा है, ये इसराइल का हिस्सा नहीं है। लेकिन इसराइली लोग जो प्रो ज्यूइश हैं या ज्यूइश लोग, वो क्या करते हैं, वो 10 20 50 खानदानों को मिलाते हैं और यहाँ पर जाकर स्टे करना शुरू कर देते हैं, अपने घर बनाना शुरू कर देते हैं। इसको हम कहते हैं इन्होंने अपनी सेटलमेंट बना ली, जिसको कहते हैं ना सीना जोड़ी के, मतलब क्या लफ्ज, माफिया बन के, कब्जा माफिया बन के, वैसे जाकर वहां पर अपने घर बनाकर रह लेते हैं।
उससे क्या होता है, ये जब घर बनाते हैं वहां पर जाकर इनके पास असलहा भी होता है, हर बंदे के पास अपनी अपनी बंदूक होती है। वहां के अगर कोई आकर प्रोटेस्ट करे कि ये मेरे खेत हैं, गोली मार देते हैं, ठीक है। और अगर वो अगला बंदा बड़ा ज्यादा शोर मचाए और फिर वो आर्मी को ही बुला ले, क्योंकि आईडीएफ वहीं पर होती है, आसपास होती है, फलस्तीनी कोई आर्मी को बुला ले, तो आईडीएफ ने किसका साथ देना होता है? उसने सेटलर्स का साथ देना होता है। ये उनको डिजाइन किया गया कि आपने सेटलर्स को इसी तरह प्रोटेक्ट करना है। और ये इसराइली सेटलमेंट्स आहिस्ता आहिस्ता हर एरिया पर कब्जा कर रही हैं। ये इधर वेस्ट बैंक के अंदर तो समझे सारा एरिया ही उन्होंने अपने कब्जे में ले लिया हुआ, ठीक है, बस इधर करीब करीब वाला नहीं लिया। और अब जब गजा के अंदर जब से जंग चली हुई थी, तो वो जो सेटलर्स की एक बड़ी फेमस पर्सनैलिटी है, वो औरत है, कोई 50 साल की होगी, उसका नाम है डेनियला, डेनियला नाम है उसका। वो औरत प्रॉपर, उसने एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया हुआ है जहां पर ना वो लोगों को मैसेज करती है और बताती है कि कौन कौन हमारे साथ इस नेक काम में शामिल होगा। और उसका कई चैनल्स ने, न्यूज मेजर न्यूज चैनल्स ने इंटरव्यू किया, एक द गार्डियन चैनल है, बीबीसी, इस तरह के चैनल्स ने। और वो उनको बताती, कहती बिलीव मी, आई हैव 500 पीपल इन माई कॉन्टेक्ट्स हु आर रेडी टू गो टू गजा एंड सेटल देयर। यानी कि 500 खानदान उसने इकट्ठे करके रखे हुए थे कि हम गजा में जाकर अपना घर बनाएंगे। और जब वो कब्जा माफिया की तरह गजा में जाकर घर बनाएंगे ना, उनको कोई नहीं वहां से निकाल पाता। तो ये इस तरह करके वो अपनी सेटलमेंट्स किए जा रहे हैं। वेस्ट बैंक में भी, गजा में भी उनका प्लान है, क्योंकि गजा में अभी तक शुरू नहीं हुई। और इसी तरह सीरिया का, इधर सीरिया लगता है, सीरिया कल हमने बताया था ना, सीरिया, यहाँ पर सीरिया लगता है। और सीरिया के अंदर भी इतना इलाका, उस इलाके के ऊपर भी उन्होंने सेटलमेंट्स करके कब्जा कर लिया है। और अब इसराइल की आप एक खबर मिस कर गए, वो ये है कि इसराइल साथ में ईरान के साथ लड़ रहा है, और साथ में किसके साथ लड़ रहा है? लेबनान के साथ लड़ रहा है। तो लेबनान का इधर दरिया गुजरता है एक, और उन्होंने कहा इस दरिया तक हम अपनी सेटलमेंट्स बना लेंगे, चलेंगे। ग्रेटर इसराइल का प्लान अपने रास्ते पर है, ठीक है। कुछ समझ आई इसमें? तो देखो, फॉर एग्जाम्पल 100 बंदों के खिलाफ एफआईआर हुई है, तो उनमें से 100 के 100 को सजा सुना दी गई है और उनको सजा हो गई है, तो इसको कहते हैं कन्विक्शन रेट। मतलब कन्विक्शन रेट 100% है। लेकिन अगर 100 बंदों के खिलाफ एफआईआर हुई, कुछ के खिलाफ केस चला, कुछ के खिलाफ केस ऐसे ही डिले हो गया, कुछ को बड़ी कर दिया गया और कुछ को सजा हुई, तो फिर हम कहते हैं कि अच्छा उसका 40% कन्विक्शन रेट है या 50% है, जितने लोगों को सजा हुई। लेकिन इसराइल के अंदर क्या है कि जितने यहाँ पे फलस्तीनी पकड़े जाते हैं ना उनकी जेलों में, उन सबको ही वो सजा देते हैं। मतलब हार्डली कोई 1 या 2 बंदे होंगे, 0.3% होंगे जो वहां से जिंदा बच के वापस आते हैं। बाकी सबको वहां पर मार दिया जाता है या सजा दी जाती है, उसको कहते हैं कन्विक्शन रेट। जी, जिनको सजा अनाउंस हो जाती है, जिनको कोर्ट अनाउंस कर देता है ना कि अब आपकी ये सजा है। जरूरी नहीं कि वो फांसी हो, वो उम्र कैद की भी हो सकती है, 10-20 साल कैद की भी हो सकती है, वो होती है। लेकिन सजा अनाउंस हो जाने को कहते हैं कन्विक्शन रेट। वेरी गुड। एलिगेशन होती है, जब तक प्रूव नहीं ना होती तब तक सजा नहीं लगती, ठीक है। एफआईआर हम किसी पे भी कटवा सकते हैं। मैं रैंडमली भी जाकर कह सकती हूँ ये बंदा मुझे हरास कर रहा है, इसके ऊपर एफआईआर काट दें। लेकिन वो एफआईआर बाद में कोर्ट में जाकर पहले डिस्कशन होगी, वकालत होगी, ट्रायल चलेगा। उसके बाद जब जज अनाउंस कर देता है ना, यस मैंने सबूतों को देखते हुए फैसला कर लिया कि ये बंदा मुजरिम है, तो उसको कहते हैं, वो सजा सुनाने को कहते हैं कन्विक्ट कर देना, ठीक है। तो जितने लोग, जितनों के शुरू हुए ट्रायल और जितने % लोगों को सजा सुना दी गई, उसको कहते हैं कन्विक्शन रेट। तो ये जितने पकड़े जाते हैं ना, उनमें से इतने लोगों को तो वो सजा सुना देते हैं, बेशक वो उम्र कैद की हो, फांसी की हो या कुछ साल कैद की हो, उसको कहते हैं कन्विक्शन रेट। नहीं, सजा तो फिर होती है ना, सजा होगी ना। सजा मैं कह रही हूँ या कत्ल, या उनको फांसी चढ़ा देंगे, या उनको उम्र कैद की सजा होगी, या फिर उनको कुछ सालों की सजा होगी, ठीक है। ये 99.7% उनका कन्विक्शन रेट था। लेकिन जो अब बिल पास हुआ है ना, उस बिल का मकसद है कि जितने भी पकड़े जाएंगे उनको डायरेक्ट डेथ पेनल्टी, फांसी पे चढ़ा दो। यस, और उसके बाद उनको फांसी पे चढ़ा दो, कोई और सजा नहीं देनी सिवाय फांसी के। पहले इसमें था फांसी भी हो सकती है, उम्र कैद भी हो सकती है, कुछ साल भी हो सकती है, अब सिर्फ फांसी, ठीक है। ये फर्क पड़ा। कुछ क्लियर हुआ? तो हम यहाँ थे कि ये उन्होंने सेटलर्स का सारा काम शुरू किया है और वो जाकर नई नई जगह पर अपनी सेटलमेंट करते हैं। और अब देखें तो वो जो इन इलाकों में भी और इन इलाकों में भी अगर वहां के रहने वाले लोग उनके खिलाफ कोई एक्शन लेंगे, कोई प्रोटेस्ट करेंगे या उनको पकड़ के
छोटे छोटे पत्थर भी मारेंगे तो वो उनको पकड़ के ले जाते हैं, और अल्टीमेटली उनको यही होगा उनके साथ, ताकि लोगों के अंदर खौफ कायम हो और कल को वो हमें रेजिस्ट ना करें और हमें अपना ग्रेटर इजराइल बनाने दें। ठीक है। अच्छा, एक और चीज इसने कहा कि कायनात ज़हरा ने कहा, और चले हम आज का नया टॉपिक एक शुरू करते हैं जो आप लोग खबरों में रोज पढ़ेंगे कि जी पाकिस्तान के अंदर इकोनॉमी वीक है। ये इतना से समझ आ गया। अब ये है कि अब आप खबरें पढ़ेंगे ना कुछ आपको समझ आएगा। तो मैं चाह रही थी कि आज हम थोड़ा सा नेक्स्ट पाकिस्तान की इकोनॉमी के ऊपर बात कर लें, ताकि जो इकोनॉमिक हवाले से लफ्ज इस्तेमाल होते हैं वो आपको समझ आए। तो कायनात ज़हरा ने हमसे सवाल भी ऐसा ही पूछा है कि यूएस के पास राइट किस तरह है कि वो टैरिफ लगा के दूसरे कंट्रीज पर। ठीक है, तो जी हम पहले बात शुरू करते हैं, क्विकली करेंगे। 1973 में किंग फैसल और रिचर्ड निक्सन, नाम सुना हुआ किसी एक का भी? रिचर्ड निक्सन का, किंग फैसल का नहीं सुना हुआ? वो फैसल मस्जिद का नहीं पता? वो इसी के नाम पे बनी थी। ये सऊदी का बादशाह था, किंग था, ठीक है, और ये प्रेसिडेंट था यूएसए का। इनके दरमियान 1973 में एक डील होती है, उसको कहते हैं पेट्रो डॉलर्स डील, जिसके मुताबिक ये डील थी कि ये गल्फ कंट्रीज जो ऑयल बेचती हैं ये अपना ऑयल सिर्फ डॉलर्स में बेचेंगे, सिर्फ डॉलर्स में बेचेंगे। अब अगर फॉर एग्जांपल पाकिस्तान है और पाकिस्तान ने ऑयल खरीदना है, तो उसके लिए पैसे पहले क्या उसके पास होना चाहिए? रुपीज से वो ऑयल खरीद सकता है? नहीं, वो खरीदेगा डॉलर से। तो सबसे पहले पाकिस्तान को क्या कमाने पड़ेंगे? डॉलर्स कमाने पड़ेंगे। वो कैसे कमाएगा? वो यूएस को कुछ एक्सपोर्ट करे, वो बाकी दुनिया के मुल्कों को कुछ एक्सपोर्ट करे और उनसे उसके बदले में डॉलर्स ले, और फिर उस डॉलर से जाकर ऑयल खरीद कर ले आए। ठीक है, इस एग्रीमेंट की वजह से डॉलर जो है वो ग्लोबल करेंसी बन गई, ग्लोबल ट्रेड की अहम करेंसी बन गई। और डॉलर है किसका? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की अपनी करेंसी। अब हम थोड़ा सा आगे आते हैं, मेन पे आते हैं। ये अपने जहन में रखिएगा। तो पाकिस्तान के अंदर अगर पाकिस्तान कुछ चीजों को इंपोर्ट कर रहा है और साथ में कुछ चीजों को एक्सपोर्ट कर रहा है, इसका मतलब इंपोर्ट करना मतलब डॉलर देकर कोई चीज खरीद रहा है, और एक्सपोर्ट करने का मतलब कोई चीज बेचकर उसके बदले में डॉलर ले रहा है। और साथ में एक हम जो आम जिंदगी में कहते हैं बचत करते हैं, तो हम नेशनल लेवल पर ये कहते हैं कि हमने फॉरेन रिजर्व्स रखे होते हैं अपने पास। रिजर्व्स वो डॉलर्स की फॉर्म में हम ज्यादातर रखते हैं, बाकी करेंसीज भी रखते हैं, यूरो भी रखते हैं, चाइनीज जो युआन है उसको भी रखते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा हिस्सा किसका होता है? डॉलर्स का होता है। तो हम वो रिजर्व्स भी अपने पास संभाल कर रखते हैं, ताकि अगर कोई इमरजेंसी सिचुएशन हो तो हम इन रिजर्व्स को इस्तेमाल कर सकें। अच्छा, इमरजेंसी सिचुएशन कैसे हो सकती है? मैंने कहा कि इंपोर्ट से क्या होता है कि हमारे डॉलर्स जा रहे होते हैं, एक्सपोर्ट से हमें डॉलर्स आ रहे होते हैं। इसके ये और हमारी जो एक्सपोर्ट्स और इंपोर्ट्स इनके दरमियान बड़ा फर्क है। मैं आपको वैसे नंबर बता देती हूँ। पिछले साल का जो नंबर था, हमारी इंपोर्ट्स थी तकरीबन 58 बिलियन यूएस डॉलर्स की, और एक्सपोर्ट्स थी सिर्फ 32 बिलियन यूएस डॉलर्स की। ठीक है, यानी कि डॉलर्स हमें कम मिल रहे हैं और बाहर ज्यादा जा रहे हैं। लेकिन एक चीज हमें बचाती है और वो है रेमिटेंसीज। और रेमिटेंसीज क्या होती हैं? वो नहीं है 38 बिलियन यूएस डॉलर। रेमिटेंसेज होती हैं जो यहाँ से वर्कर्स या प्रोफेशनल्स बाहर जाते हैं और कमाई करके जो डॉलर्स मुल्क के अंदर भेजते हैं ना, उसको कहते हैं रेमिटेंसेज। ठीक है, सादा लफ्जों में समझ आ गया? तो हमारे ये दो तरीके हैं जो हमें डॉलर्स प्रोवाइड कर रहे होते हैं, और ये तरीका है जो हमारे डॉलर्स खा रहा होता है। ऐसे ही है। देखो, आपका भाई कोई बाहर के मुल्क गया, वो आपको पैसा भेजेगा बाहर से, तो वो किस में भेजेगा? डॉलर्स में ही भेजेगा। तो उसको हम कहते हैं रेमिटेंसेज। ओवरसीज पाकिस्तानी जो हमें पैसे भेज रहे होते हैं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, ओवरसीज पाकिस्तानी कहते हैं उनको। तो ये हमारी इकोनॉमी को जो बैलेंस कर रहा होता है, तो इसको हम बोलते हैं, इसके लिए एक लफ्ज इस्तेमाल होता है करंट अकाउंट का। क्या चीज?
जो बैंक में खुलवाते हैं। नहीं, ये वो नहीं है। इसको बस आप ये याद रख लें कि अगर हमारे बाहर जाने वाले डॉलर्स हमारे वापस आने वाले डॉलर्स के बराबर हैं तो उसको कहते हैं कि हमारा करंट अकाउंट बैलेंस है। लेकिन अगर हम डॉलर्स बाहर ज्यादा भेज रहे हैं और अंदर कम आ रहे हैं तो इसका मतलब है करंट अकाउंट डेफिसिट हो गया। लेकिन अगर हमारी डॉलर्स कम बाहर जा रहे हैं लेकिन मुल्क के अंदर ज्यादा आ रहे हैं तो उसको कहेंगे सरप्लस हो गया। अब ये चीज इतनी सी समझ आ गई है? जल्दी से मुझे बताएं। सरप्लस दो तरीके हो सकते हैं ना, ये या तो करंट अकाउंट बैलेंस होगा, जितने पैसे जा रहे हैं उतने पैसे आ भी रहे हैं इक्वल, या होगा डेफिसिट होगा, या होगा सरप्लस। समझ आ गई? इसका मतलब है कि डॉलर्स हमारे पास कम रह रहे हैं और बाहर ज्यादा भेज रहे हैं हम, और इसका मतलब है ज्यादा हो रहे हैं। तो हमें ओवरऑल रेमिटेंसेस बहुत ज्यादा हेल्प करती हैं। ये बस एक टर्मिनोलॉजी समझ आ गई, करंट अकाउंट डेफिसिट। और ये किसके साथ कनेक्टेड है? हमारी बाहर वाली इकोनॉमी के साथ, जो बाहर से अंदर आ रहा है और अंदर से बाहर जा रहा है। क्लियर? सिंपल लव्स। अब ये हमारे लिए जरूरी क्यों है? क्योंकि अगर हमारे पास डॉलर्स बाहर ज्यादा हम भेज रहे हैं, मतलब खर्च ज्यादा हो रहे हैं और कमाई हमारे पास कम हो रही है, तो अल्टीमेटली क्या होगा कि वो जो हमारी बचत थी वो भी कम हो जाएगी। ठीक है? और जो हमारी जरूरत की चीज है जो हमने बाहर से खरीदनी है वो हम नहीं खरीद पाएंगे। और हमारी जरूरत की सबसे बड़ी, जो इंपोर्ट्स के अंदर सबसे बड़ी चीज है वो ये है। ठीक है? हम अपनी जरूरत की सबसे बड़ी चीज नहीं खरीद पाएंगे। और एक ऐसी जरूरत की चीज है, किसके ऊपर आप आती हैं यहाँ पर? ट्रांसपोर्टेशन के ऊपर। ये इलेक्ट्रिसिटी 50% ऑयल की वजह से बन रही है, फर्टिलाइजर्स ऑयल एनर्जी की वजह से बनते हैं, इंडस्ट्रीज ऑयल की वजह से चल रही है। हाँ जी, क्या हुआ? आप भी ऑयल पे चल रहे हो, फिर हंसी क्यों आ रही है? हमें भी लतीफा सुनाना पड़ेगा, ऐसे तो नहीं होगा। चले सुनाए। लतीफा नहीं था, फिर हंसी क्यों आ रही थी? क्या हुआ आसिम? कुछ भी नहीं हुआ? ठीक हो गया, वेरी गुड। ओके, तो अगर ये ऑयल नहीं होगा तो ऑटोमेटिकली हमारे लिए हर चीज के प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगे। एग्रीकल्चर में, इंडस्ट्री में, ट्रांसपोर्टेशन में, इलेक्ट्रिसिटी में, हर चीज हमारी रुक जाती है। तो इसलिए हम कुछ ना कुछ रिजर्व्स बचा कर रखते हैं कि अगर कोई इमरजेंसी सिचुएशन हो जाए, जैसे जंग की सिचुएशन हो गई और हमारी एक्सपोर्ट्स और रेमिटेंसेस कम हो जाए, तो हमारे पास कुछ महीनों की या कुछ दिनों की बचत पड़ी हुई हो। ठीक है? जैसे अभी भी जंग की सिचुएशन चल रही है और हमारे बड़े मुश्किल हालात हुए पड़े हैं, तो वो हमारे रिजर्व जो है वो कम हो रहे हैं। तो इसीलिए जब हमारे रिजर्व्स बिल्कुल कम हो जाते हैं तो उसको हम कहते हैं कि डिफॉल्ट की सिचुएशन होगी और फिर हमें आईएमएफ से जाकर कर्ज लेना पड़ता है। यहां तक समझ आ गया? अब हम आते हैं कि जी, जो निदा ने हमसे पूछा कि अमेरिका कैसे टैरिफ लगा लेता है। वो इस तरह कि हमने कहा डॉलर कितना जरूरी है हमारे लिए। ठीक है? हमने अगर यूरोप से भी कुछ मंगवाना है तो हमने डॉलर में मंगवाना है, हमने चाइना से भी कुछ मंगवाना है डॉलर में मंगवाना है, और ऑयल तो हमने लेना ही डॉलर में है। ठीक है? तो डॉलर हमें चाहिए असल में दूसरे मुल्कों के साथ ट्रेड करने के लिए, ऐसे ही है। अब डॉलर की सबसे बड़ा जरिया कौन है? पाकिस्तान की करेंसी कौन बनाता है? स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान। तो डॉलर कौन बनाता है? अमेरिकन बैंक। ठीक है? उनका फॉरेन रिजर्व बैंक है, वो बनाता है। तो हमने क्या करना होता है, हर मुल्क चाहता है कि वो यूएस के साथ ट्रेड करे ताकि उसके बदले में उसको क्या मिले? डॉलर्स मिले। और यूएस उस पर कह देता है भाई मैंने लगा दिए टैरिफ, मैं नहीं चाहता कि आपकी चीजें हमारे मुल्क में आए। और अल्टीमेटली वो क्या होती हैं, चीजें महंगी हो जाती हैं और अवाम उनकी वो चीजें खरीदती नहीं है, और इस तरह उन मुल्कों को डॉलर्स भी नहीं जाएंगे। चलो मैं अब उसको जरा सिंप्लीफाई करके बता देती हूँ। फॉर एग्जाम्पल, पाकिस्तान की एक शर्ट हम बेच रहे थे अमेरिका को $20 की। $20 की एक शर्ट बेच रहे, ये अमेरिका के पास जा रही थी। अब डोनाल्ड ट्रंप को गुस्सा आता है एक दिन और वो कहता है मैंने पाकिस्तान के ऊपर 20% टैरिफ लगा दिए। 20% टैरिफ का मतलब है 100% का, और मल्टीप्लाई बाय 20, ये वाली 20% इसको कहते हैं ना। नहीं मैथ समझ आ रही? 20% इस लफ्ज को बोलते हैं ना परसेंट।
और परसेंट का मतलब होता है हमेशा डिनोमिनेटर में 100 आएगा, तो 20 के नीचे 100 आ गया, मल्टीप्लाई बाय टोटल अमाउंट ये थी, ये 20, तो ये बन जाएगा जी $4। तो 20 प्लस $4 इज इक्वल टू ये $24 की शर्ट पड़ जाएगी। पहले वो कितने की थी? $20 की, अब वो हो जाएगी $24 की। अब जब जी जी ये $4 जो वो अमेरिकन गवर्नमेंट के पास जाएंगे, ठीक है। तो ये $24 की एक तो महंगी हो गई। अब पहले कोई 100 लोग इसको खरीद रहे थे सस्ती समझ के कि चलो सस्ती है हम खरीद लेते हैं, अब $4 का इजाफा, इतनी तो उनको अपने मुल्क की ही बनाई हुई कोई शर्ट पड़ जाएगी। अगर फॉर एग्जाम्पल उनके अपने मुल्क की $22 की थी, तो इसलिए वो इसको सस्ती समझ के $20 में खरीद रहे थे, अब ये उससे भी महंगी हो गई, तो वो कहेंगे भाई हम इसको क्यों खरीदें, एक तो क्वालिटी भी अच्छी नहीं है, हमारे मुल्क की क्वालिटी भी तो अच्छी है ना, तो चलो हम अपने ही मुल्क की प्रोडक्ट खरीद लेते हैं। इससे क्या होता है कि किसी भी मुल्क की जो एक्सपोर्ट्स होती हैं वो क्या होने लग जाती हैं, कम होने लग जाती हैं, और एक्सपोर्ट्स क्या कम होंगी तो सारी वो जो इकोनॉमी पीछे मैंने आपको समझाई वो क्या हो जाएगी, वीक हो जाएगी। बिल्कुल क्लियर। तो अब निदा आपको ये चीज, निदा ने नहीं, कायनात ने पूछा था, कायनात आपको ये चीज समझ आई कि कैसे यूएस टैरिफ लगा सकता है? पाकिस्तान भी लगा सकता है, अपनी मर्जी है, पाकिस्तान भी लगाए, लेकिन पाकिस्तान के लगाने से दुनिया को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ये सिर्फ यूएस के लगाने से फर्क पड़ रहा है, इसलिए हम उसके टैरिफ से डरते हैं, ठीक है। और फिर मजेदार बात यह है कि यूएस की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, दुनिया के तकरीबन 5वें नंबर पे 6वें नंबर पर उसकी पाकिस्तान से ज्यादा उसकी, ठीक है। तो अच्छी खासी पॉपुलेशन, अच्छी खासी मार्केट है, फिर अमीर मार्केट है, यानी कि आपने कोई भी अच्छी चीज बनाई है आप वहां पर बेचेंगे वो जल्दी बिक जाएगी। और इंडस्ट्रीज या बिजनेसेस चलते ही इस बात पर है, फॉर एग्जांपल अगर मैंने अपना बहुत बड़ा बिजनेस खोल लिया, मैं एक फार्मासिस्ट हूँ और मैंने दवाइयां बनाने का बिजनेस खोल लिया, इतनी बड़ी इंडस्ट्री तो लगा ली, लेकिन अगर उसको खरीदने वाला कोई नहीं होगा तो मेरी इंडस्ट्री वो चलेगी नहीं चलेगी। तो जो भी दुनिया के अंदर प्रोडक्ट्स बनती हैं उनका मकसद होता है कि ये बिकें, बिकेंगी तभी तो बनाने वाले को फायदा होगा, तो अगर वो बिकेंगी नहीं तो फिर वहां से भी वो कंट्री नुकसान में रहती है, ठीक है। ये चीज आपको समझ आई? चले दिलदार के साथ कौन बैठे हुए, आपका नाम? मसूद। मसूद इसको सारे को समराइज करें, ये इकोनॉमी वाले को। अब इसके अंदर मैं एक और टर्मिनोलॉजी भी आपको समझा देती हूँ, पहले मुझे ये समराइज करें ताकि मुझे पता चले आपको समझ आ गई। कुछ भी जो चीज आपको समझ आई, कोई बात नहीं, मुझे पता थोड़ी सी भी मुश्किल लग रही है लेकिन कोई बात नहीं। नहीं बिल्कुल नहीं समझ आई। अच्छा, करंट अकाउंट कहते किसको है? नहीं नहीं, सोचो, आप सोच सकते हो, तब तक हम आसिम से पूछते हैं, आप सोचो। आसिम, टेरिफ क्या अलग होते हैं, क्या समझ आई? पाकिस्तान पहले शेयर को दे रहा था $30 में, तो 20 में वो बिक रही थी, आवाम को दे रही थी यूएस की। लेकिन टेरिफ क्या होते हैं? जी जी जी, बिल्कुल सबा, मैं इसको बताती हूँ, लेकिन पहले आप मुझे ये बताओ टेरिफ क्या होते हैं जल्दी से। जी ओके दिलदार, पहले 1 मिनट स्नोहल से सुन लें। वेरी गुड, टैरिफ असल में टैक्स है, और टैक्स किसके ऊपर लगाया जा रहा है? इंपोर्ट्स के ऊपर, यानी कि यूएस एक मुल्क है ना, तो वो अपने मुल्क में आने वाली इंपोर्ट्स के ऊपर टैक्स लगा रहा है। अगर पाकिस्तान भी लगाना चाहे यूएस से आने वाली प्रोडक्ट्स पे तो पाकिस्तान भी लगा सकते हैं, कोई मसले की बात नहीं, लेकिन हम कई चीजों पे उन पर डिपेंड करते हैं, फॉर एग्जाम्पल मशीनरी, गाड़ियां, आईफोन्स, वो हमारे अपने मुल्क में तो नहीं बनते, तो हम जब वो टैक्स लगाएंगे तो वो चीज और महंगी हो जाएगी। लेकिन खैर पाकिस्तान ने अच्छा सिस्टम निकाला हुआ, आईफोन के ऊपर पीटीए अप्रूव होने का वो एक टैक्स होता है, और वो पाकिस्तानी गवर्नमेंट को जाता है, लोग फिर भी खरीदते हैं, और पाकिस्तानी गवर्नमेंट की यहाँ से थोड़ी सी मौज लगती है, लेकिन असल में वो होता तो हमारे फायदे के लिए ही है ना, टैक्स ज्यादा होंगे तो गरीब को फायदा होगा मुल्क के अंदर, ठीक है। अब टैरिफ समझ आ गया? अब बताएं मुझे मसूद, करंट अकाउंट क्या था? और ऑनलाइन में से कायनात जल्दी से बताएंगे, कायनात व्हाट इज करंट अकाउंट? जी बिल्कुल, टैरिफ उसके ऊपर लगेंगे। कायनात, आपका सवाल मैंने अब देखा जी, नहीं समझ आई? वेरी गुड। या डेफिसिट होता है या सरप्लस होता है, 3 चीजें होगी, बैलेंस, डेफिसिट या सरप्लस। थोड़ा सा और बताएं क्या इसका, इसका मतलब क्या करंट अकाउंट? नहीं नहीं, बैंक वाला नहीं है ये करंट अकाउंट, चलो दिलदार आप बताएं।
चलेंगे या पाउंड है जो हम्म, डॉलर की शेप में होता है, जी 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 जी, बोले बोले। तो वो एक दो चीजें हो सकती है, या तो वो सरप्लस हो सकता है या वो डेफिसिट हो सकता है। अगर हमारे पास ज्यादा है तो वो अकाउंट से बैलेंस ज्यादा है जी जी, तो वो सरप्लस होगा, अदरवाइज वो डेफिसिट होगा। तो ठीक है, मैं इसको दोबारा एक्सप्लेन करती हूँ। मींस डॉलर्स, जी सबा इसको इस तरह बोले, इनकमिंग और आउटकमिंग डॉलर इक्वल हो या स्टेबल हो। हाउ मेनी डॉलर्स आर देयर इन आवर रिजर्व्स, नहीं रिजर्व्स में नहीं है, इनकमिंग और आउटकमिंग का बैलेंस। मतलब मैं अगर इसको ऐसे इसका फॉर्मूला बनाऊं, इनकमिंग डॉलर्स या इनकमिंग करेंसी, बाहर वाली करेंसी, फॉरेन करेंसी इज इक्वल्स टू आउटगोइंग करेंसी, तो इसको कहते हैं करंट अकाउंट बैलेंस है। ये करंट अकाउंट बैलेंस है, स्टेबल है। लेकिन अगर इनकमिंग करेंसी ज्यादा हो आउटगोइंग की बजाय, तो हम इसको क्या कहेंगे? वेरी गुड, ये अब हमारे पास ज्यादा डॉलर हो गए हैं, ठीक है, तो इसलिए हम इसको कह रहे हैं सरप्लस। लेकिन अगर यही इस तरह हो, इनकमिंग कम हो और आउटगोइंग ज्यादा हो, तो फिर हम इसको कहेंगे कि हमारे पास कमी हो गई है डॉलर्स की, क्योंकि हमारे डॉलर्स बाहर खर्च ज्यादा हो रहे हैं और आ कम रहे हैं। सिंपल ऐसे है। कोई आप में से जॉब करता है आपके अलावा? कोई भी नहीं जॉब करता। आप करते क्या करते हैं? आप गवर्नमेंट जॉब करते हैं। चले हम इसको ऐसे बताते हैं कि फॉर एग्जाम्पल मेरे पास हर मंथ का 10,000 रुपया होता है और 10,000 आना इज इनकमिंग, ठीक है, और मैं उस 10,000 में से खर्च 12,000 कर लेती हूँ, 2,000 उधार लेकर, तो अब मेरे पास क्या हो गया? डेफिसिट हो गया, ठीक है। माई आउटगोइंग इज मोर और इनकमिंग इज लेस। तो बस ये है कंट्री के लिहाज से कि एक कंट्री के अंदर आने वाली करेंसी अगर कम है और बाहर जाने वाली यानी कि खर्च होने वाली ज्यादा है, तो उसको कहेंगे डेफिसिट हो गया। किस चीज का? करंट अकाउंट का। यहाँ पर जो लफ्ज हम बोल रहे हैं वो सिर्फ करंट अकाउंट बोल रहे हैं, ठीक है। ये करंट अकाउंट सिर्फ डॉलर के लिए यूज कर रहे हैं या ओवरऑल पैसे के लिए? ओवरऑल करेंसी के लिए, लेकिन क्योंकि डॉलर्स मेन रोल प्ले करता है तो इसलिए मैं उसको डॉलर्स के साथ आपको समझा रही हूँ। बिल्कुल, करंट अकाउंट ऐसे ही है। और इसी तरह अगर मैं कहूँ कि मेरी वो 10,000 मेरे पास हर महीने की पॉकेट मनी आती है और उसमें से मैं 10,000 ही बस खर्च करती हूँ पूरा पूरा, तो वो ये क्या है? बैलेंस है। और अगर मैं कहूँ कि मेरे पास 10,000 आता है लेकिन मैं उसमें से खर्च 8,000 करती हूँ, तो ये क्या है? मेरे पास 2,000 एक्स्ट्रा बच गया, तो वो क्या है? सरप्लस है। तो ये है करंट अकाउंट। अब हमें आप बताएंगी इसको एक्सप्लेन करके जल्दी से, क्या क्या है ये? करंट अकाउंट को हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि कैश इनफ्लोज और आउटफ्लोज। वेरी गुड। जो कैश इनफ्लोज और आउटफ्लोज हो रहे हैं वो हम्म, इन एनी फॉर्म ठीक है। करंट अकाउंट और ये डेफिसिट भी हो सकता है, सरप्लस भी हो सकता है। अगर हमारा इनफ्लो ज्यादा है तो सरप्लस है, अगर आउटफ्लो ज्यादा है तो डेफिसिट है। वेरी गुड, ठीक हो गया। अब इसके अंदर ना हमने अभी तक बात की एक्सपोर्ट्स की, इंपोर्ट्स की और रेमिटेंसीज की, ऐसे ही है। इसके अंदर आप बाकी चीजें भी ऐड कर सकते हैं, जैसे टूरिज्म का जो पैसा आता है वो भी डॉलर्स की फॉर्म में आ रहा है। या आप पाकिस्तान में बैठे डिजिटल कोई काम कर रहे हैं, ऑनलाइन काम कर रहे हैं, उसमें भी डॉलर्स में आपको पैसा आ रहा है, तो वो सारा भी इसके अंदर काउंट होगा। लेकिन मेजर चंक क्योंकि इन चीजों का होता है, इसलिए मैंने आपको सिर्फ वही बताई थी, ठीक है। जी जी, सीएसएस में कहाँ ये तो आपका पाकिस्तान अफेयर्स में हर रोज सवाल होगा, पाकिस्तान की इकोनॉमी कमजोर हो गई जी, क्यों कमजोर हो गई, क्या मसले मसाइल हैं वगैरह वगैरह, करंट अकाउंट डेफिसिट है उसके क्या रीजंस हैं, ये तो ये वहां पर तो बेसिकली यूज होगा। हमारे इकोनॉमिक क्राइसिस के ऊपर हर बार क्वेश्चन आता है, और कभी कभार एक नहीं, दो दो तीन तीन आते हैं। करंट अफेयर्स में भी आते हैं, पाकिस्तान अफेयर्स में भी आते हैं, क्योंकि पाकिस्तान अफेयर्स के अंदर भी करंट अफेयर्स का पोर्शन होता है और करंट अफेयर्स में पाकिस्तान अफेयर्स का पोर्शन होता है, तो दोनों में पूछे जाते हैं। आप 26 का पेपर भी उठाकर देख लें, इकोनॉमी के ऊपर बहुत सवाल है। फॉर एग्जाम्पल अगर डॉलर्स की बात की जाए तो हमारे कंट्री के पास डॉलर जो कंट्री में आ रहे हैं और जा रहे हैं, बिल्कुल ठीक है कायनात, आप बिल्कुल ठीक इसको समझ गई हैं। तो सरप्लस और डेफिसिट का भी आई होप कायनात को समझ आ गया है। और कायनात मुझे ये बताएं कि अब आपको टैरिफ का समझ आ गया कि टैरिफ लगाने से क्या होता है? जी बिल्कुल, हर सेक्टर की ट्रेड इन्वॉल्व होती है। मैंने क्या कहा था, एक लफ्ज एक्सपोर्ट और इंपोर्ट, ये लफ्ज बोला है ना, इसके अंदर भी ना हमें लगता है कि सिर्फ चीजें बिक रही हैं, इसके अंदर दोनों चीजें शामिल होती हैं, गुड्स सर्विसेज। वेरी गुड,
गुड्स कहते हैं कोई चीज बनाकर पेश की गई है, और सर्विसेज कहते हैं कोई सर्विस देना। फॉर एग्जाम्पल हमारे मुल्क में अगर कोई एक केक की बेकरी है तो वो केक प्रोड्यूस कर रही है, वो एक गुड्स बना रही है या प्रोडक्ट्स बना रही है। लेकिन अगर कोई वकील है, कोई डॉक्टर है, कोई टीचर है, वो क्या दे रहे हैं, क्या बेच रहे हैं, अपनी सर्विस बेच रहे हैं। तो इन दोनों चीजों को मिलाकर कहते हैं एक्सपोर्ट्स, और इंपोर्ट्स में भी ये दोनों चीजें शामिल होती हैं। ठीक है, जी कोई और सवाल? जी मैम, ओके ठीक हो गया। कायनात, ग्लैड टू नो कि आपको समझ आ गया। जी जी, दोनों देते हैं। इसीलिए तो हम कहते हैं कि वो जो हमारे ऑनलाइन काम करने वाले लोगों की कमाई जो है वो एक्सपोर्ट्स में समझी जाती है, क्योंकि वो यहाँ पर बैठे बाहर किसी को सर्विस दे रहे होते हैं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए, अपवर्क के जरिए, और कौन से प्लेटफॉर्म है, कोई आइडिया है? फाइवर, इनके जरिए वो ऑनलाइन सर्विस दे रहे होते हैं। इसी तरह डिजिटल कंटेंट क्रिएटर जो इंस्टाग्राम पे वीडियो वगैरह बना रहे होते हैं, यूट्यूब पे बना रहे होते हैं, तो वो भी सर्विस प्रोवाइड कर रहे होते हैं। क्लियर? बस एक और टर्मिनोलॉजी हम समझ लेते हैं, 2 मिनट है हमारे पास। और फिजिकल ईयर का कायनात ने मुझसे पूछा था, बिल्कुल कायनात, सबा ने पूछा है। सबा, अब हम इसी टर्मिनोलॉजी पे आए हैं, वो है फिजिकल। पहले सबा ये समझ, चले हम पहले फिजिकल ईयर की बात कर लेते हैं। जी, फिजिकल पॉलिसी, फिजिकल पैसे से रिलेटेड है। और फिजिकल ईयर कहते हैं, पाकिस्तान के हर मुल्क ने अपना एक सेट किया होता है कि जैसे वो कहेंगे हमारा जनवरी से लेकर जनवरी तक फिजिकल ईयर है, या फरवरी से लेकर अगले साल तक फिजिकल ईयर है। पाकिस्तान का फिजिकल ईयर शुरू होता है जुलाई से लेकर जून तक। इसीलिए जब हमारा बजट बनता है तो हम कहते हैं बजट 2025-26, यानी कि जुलाई 2025 से लेकर जून 2026 तक अप्लाई होगा। ठीक है, ये हमारा फिजिकल ईयर। इंडिया का फिजिकल ईयर हर बार फरवरी से शुरू होता है। उनका ये पिछले महीने उन्होंने अपना बजट पास किया है, बजट ऑफ 2026-2027। ठीक है, और हमारा फिजिकल ईयर यहां से शुरू होता है। अमेरिका का शुरू होता है अक्टूबर में। ठीक है, तो हर मुल्क का उन्होंने अपना सेट किया होता है। इसको कहते हैं सिंपल लफ्जों में फिजिकल ईयर। इस साल आप अपना बैठकर बजट बनाएंगे और साथ में पिछले साल का एनालिसिस करेंगे कि कितने हमने खर्चे किए, और उस एनालिसिस को हम लफ्ज बोलते हैं ऑडिट करेंगे कि कितने पैसे आपको दिए थे और आपने वो सही जगह खर्च किए भी या नहीं किए। तो वो सारा कुछ इस टाइम पे होता है, तो उसको कहते हैं फिजिकल ईयर। जी, अपना अपना मर्जी से सेट किया होता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हर कंट्री ने अपना सेट किया होगा, वो जब शुरू हो गया तब वो उसको सेट कर लिया उन्होंने, ये हमारा फिजिकल ईयर रहेगा। ठीक है, जब नया कॉन्स्टिट्यूशन बना और उसके बाद जो पहली गवर्नमेंट बनी, तो जब उन्होंने अपना सेट कर लिया तो सबका सेट है। जैसे मैंने चाइना, यूएस का अक्टूबर, इंडिया का फरवरी, हर किसी ने अपना बनाया हुआ है। ठीक है, अच्छा, अब इसी के साथ ना एक और दो बातें याद रखें। एक है, पहले ये देख लें, फिजिकल, जैसे हमने कहा ना करंट अकाउंट, इसी तरह होता है फिजिकल अकाउंट। ये बड़ा आसान है, बहुत जल्दी समझ आ जाएगा। इसका मतलब ये है कि जब बजट बनाते हुए, बजट के टाइम पर जितना हम हिसाब लगाएंगे कि हमारी इनकम कितनी है और हमारे एक्सपेंडिचर कितने हैं, अगर वो बराबर होंगे तो हम कहेंगे हमारा फिजिकल अकाउंट बैलेंस है। लेकिन अगर हमारी इनकम कम है और खर्चे ज्यादा हैं तो हम उसको कहेंगे फिजिकल डेफिसिट है। जैसे कि 2025-26 के बजट में भी हमारे पास तकरीबन 5 से 7 ट्रिलियन रुपीस की कमी थी, तो इसको फिर हम कहते हैं हमारे पास फिजिकल अकाउंट डेफिसिट होता है हर साल। और इसीलिए हर साल हमें इसको पूरा करने के लिए इंटरनल बैंकों से कर्जे लेने पड़ते हैं। लेवल पे है, मतलब इंटरनल लेवल पे है, और करंट अकाउंट एक्सटर्नल लेवल पे है। बिल्कुल, और इसको पूरा करने के लिए हम अपने मुल्क के बैंकों से कर्जा लेंगे, जैसे एसबीपी, यूबीएल, एचबीएल, इनसे कर्जा लेंगे। लेकिन वो करंट अकाउंट को पूरा करने के लिए हम या तो दूसरे मुल्कों से कर्जा लेंगे या आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक से कर्जा लेंगे। क्लियर? इसको कहते हैं फिजिकल अकाउंट, और वो था करंट अकाउंट। आई होप आपको समझ आ गई है। बिल्कुल ऐसे होता है सबा, बहुत फर्क पड़ता है बजट के ऊपर। जब हम बजट को फर्दर आगे जाके डिस्कस करेंगे फिर ही मैं आपको डिटेल्स बता सकती हूँ, क्योंकि अभी अगर मैं बताऊंगी ना तो आप थोड़े से कंफ्यूज हो जाएंगे, इसलिए मैं इसको सादा रखने की कोशिश कर रही हूँ। और इसके अंदर मैं बस आपको 2 लफ्ज और बता दूं। एक ये है कि हर साल जो बजट पास होता है, एक ये लफ्ज मैंने आपको बताना है। बजट क्या होता है?
वो जो हम अगर फॉर एग्जांपल आपकी तनख्वाह आती है और आप सोचते हैं इसमें मेरा आने जाने का खर्चा इतना है, हमारे मेरे खाने पीने का खर्चा इतना है, मैंने बचत इतनी करनी है वगैरह वगैरह, इस सब को कहते हैं बजट। अपनी इनकम और अपने अखराजात को देखते हुए एक प्लान बनाना, उसको कहते हैं बजट। और पाकिस्तान हर साल अपना बजट कब बनाता है? जुलाई में अनाउंस हो जाता है, मतलब पहले जून में बनना शुरू हो जाता है और जुलाई में अनाउंस हो जाता है। और इसके अलावा एक और हर साल हमारा एक डॉक्यूमेंट रिलीज होता है, इकोनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान। ये ना तकरीबन मार्च में रिलीज कर देते हैं, अप्रैल में रिलीज कर देते हैं, बजट बनाने से पहले पहले रिलीज कर देते हैं, ताकि हमें पिछला हिसाब हो सके कि कितना कितना हमारा खर्चा पिछले साल लगा था, कितने मसले मसाइल रहे, ताकि हम उसी लिहाज से अपना नेक्स्ट बजट तरतीब दे सकें। क्लियर? मैंने सिर्फ 4 टर्मिनोलॉजीज बताई हैं, करंट अकाउंट, फिस्कल अकाउंट, बजट और इकोनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान। कोई मुश्किल? इजी? बजट क्या होता है? तो ये आपकी असाइनमेंट भी है, आपने ना छोटी सी असाइनमेंट, ये 2 टर्मिनोलॉजीज के ऊपर आपने सर्च करके लाना है कि क्या होती है, ठीक है? जो आपको समझ आए वो आपने अच्छा सा अपने नोट्स में लिख कर लाना है। क्लियर? अपने रजिस्टर के ऊपर ही आपने लिखना है। मुश्किल तो नहीं है? क्यों परेशान हो गई? क्या क्या पढ़ाया मैंने? बजट और इकोनॉमिक सर्वे की तो टेंशन ही नहीं है। तो ये 2 टर्मिनोलॉजीज पढ़ाई, मुश्किल तो नहीं थी? क्या क्या मतलब है? करंट अकाउंट का क्या मतलब है? जी जी सोचो जी। सबा मुझे बताएंगे जल्दी से, फिस्कल अकाउंट क्या होता है सबा? जो अमाउंट बताई ये ना कायनात, मैंने इकोनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान 2025 की रिपोर्ट बताई थी, मतलब जो पिछले साल अप्रैल में रिपोर्ट आई थी। इस साल का जो इकोनॉमिक सर्वे है 26 का, वो बस इसी महीने में आने वाला है। तो हम फिर उसके बाद उसकी लेटेस्ट जो अमाउंट्स होंगी उनको देखेंगे। आपको इनको याद करने की जरूरत नहीं, ये सिर्फ मैंने आपको समझाने के लिए बताई है। अभी लेटेस्ट आने वाला है, आप लोग उस पर फोकस करेंगे, ठीक है? सबा जल्दी से बताएं फिस्कल अकाउंट क्या है, और निदा मुझे बताएंगे व्हाट इज करंट अकाउंट। कायनात आप बताएं व्हाट इज बजट, बजट क्या होता है? जी समझ आ गई? सुनोहल व्हाट इज करंट अकाउंट? करंट अकाउंट इंटरनेशनल लेवल पे होता है। हाँ क्या होता है? ये हम देखते हैं कि हमारा जो आसिम आप मुझे फिस्कल अकाउंट बताओगे जी। इनकम है इंटरनेशनल लेवल पे वो कम है या ज्यादा है या बैलेंस है, इनकमिंग करेंसी को, ठीक है जी। फिस्कल अकाउंट आसिम? फिस्कल जो अकाउंट होता है वो डोमेस्टिक होता है किसी कंट्री का, तो उसमें वो देखते हैं इन रुपीस जो बिल्कुल, कि हमारी इनकम कितनी बन रही है और हमारा खर्चा कितना बन रहा है। इसमें हमारी इनकम पता है क्या होती है बजट के लिए? अच्छा एक और चीज बहुत अहम प्लीज, वो ये है फिस्कल अकाउंट असल में गवर्नमेंट के खर्चे की बात हो रही होती है, ठीक है? और गवर्नमेंट की इनकम पता है क्या होती है? टैक्स का पैसा। वेरी गुड। और खर्चे के लिए क्या होगा कि जी हमने अपनी डिफेंस पे कितना खर्च करना है, हमने अपने गवर्नमेंट सिविल सर्वेंट्स की तनख्वाह पे कितना खर्च करना है, हमने नई सड़कें कितनी बनानी है, उसको कहते हैं डेवलपमेंट। नई सड़कें कितनी बनानी है, नए हॉस्पिटल बनाने हैं, नए स्कूल्स बनाने हैं। तो ये होती है इनकम और ये होते हैं अखराजात, और ये गवर्नमेंट के खर्चे को कहते हैं फिस्कल, ठीक है? क्लियर? बिल्कुल, होल ईयर ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर। लेकिन ये बजट क्या होता है? ये बजट गवर्नमेंट के अखराजात की बात हो रही होती है। जी जी बताएं। वो इससे रिलेटेड दूर की है, अभी मैं आप लोगों को कंफ्यूज नहीं करना चाहती। अगर आप लोग चाहते हैं तो कल हम इसको भी इसी को कंटिन्यू कर लेंगे। अदरवाइज मेरा प्लान था कि कल मैं आपको टेररिज्म का थोड़ा सा बेसिक दे दूंगी, ताकि जो 3 मेजर मसले आज की दुनिया में चल रहे हैं, आप जब भी खबरों में सुने तो आपको वो क्लियर रहे। लेकिन अगर आप इसी में चाहते हैं तो कल हम एनएफसी अवार्ड को डिस्कस कर लेंगे, ठीक है? या फिर हम 50-50 टाइम कर लेंगे। टेररिज्म का मैं जल्दी से आपको ओवरव्यू दे दूंगी, क्योंकि इसके बाद मंडे से आप लोग की फिर प्रॉपर्ली क्लासेस होंगी ना, सब्जेक्ट वाइज होंगी। जी आपने बताया कि फिस्कल अकाउंट करंट अकाउंट बस 2, ठीक है? ये पिछले मैंने लिखा हुआ है, ये इन दोनों की बस आपने डिटेल्स देखनी है, थोड़ी सी आपको समझ आ जाए, बस इतना कि आपको समझ आ जाए कि ये है क्या, ताकि आप जब ये लफ्ज पढ़ें तो आपको मुश्किल ना हो। ओके जी, क्लियर है जी? सबा आप कह रही हो इनकम और इन्फ्लेशन को भी कंट्रोल कर रहा होता है और टैक्सेस भी रिन्यू किए जाते हैं। जी ऐसे ही है, हर साल बजट में ये रिन्यू किए जाते हैं। ओके जी, क्लियर है? अल्लाह हाफिज।
इसी क्वेश्चन ये क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा कर सकते हैं मैंने को समझ के केंद्र
Monday. Should be good. आ जाओ बच्चों, आ जाओ बाहर आ जाओ जरा, एक सेलिब्रेशन कर ले थोड़ा सा। छुट्टी नहीं अभी हुई, जैसे आ जाओ सेलिब्रेशन। कल छुट्टी मांगी तंजीला आपने, दिस इज नॉट गुड तंजीला। कल बारिश हो गई। बच्चों जरा वेट कीजिएगा, एक हम ये सेलिब्रेशन कर लें। हमारा अभी एक स्टूडेंट सब इंस्पेक्टर हुआ है, तो हम जरा केक कटिंग